हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो मैं धनंजय कुमार तिवारी पुनः जो है कि यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे जो है कि उपस्थित हूँ और इसमें जो है कि आपका स्वागत है। तो कल जो है कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखे थे और ये बताए थे कि नेक्स्ट डे जो है कि हम लोग इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पुनः आज जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित जितने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ये सारा क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यहाँ जो है कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कहता है कि ईपीआर पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ईपीआर का जो पूरा नाम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और यह जो है कि जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पौधा कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। और कहाँ नहीं पाया जाता है तो स्तनधारी के लाल रक्त कण में जो है कि नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि ईपीआर पाया जाता है तो ऑप्शन जंतु कोशिका, दूसरा पौधा कोशिका, सी ऑप्शन यूकैरियोटिक। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा तो तीनों हो जाएगा। जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पौधा कोशिका में भी पाया जाता है और इन दोनों को जो है कि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन, ईपीआर नहीं पाया जाता है। तो ईपीआर नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है तो स्तनधारी के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित जितने कोशिका होते हैं जैसे बैक्टीरियोफाज होता है, नीलहरित शैवाल होता है और जो है कि इसमें आर्कियोबैक्टीरिया होता है, तब ये ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो ईपीआर नहीं पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, स्तनधारी के लाल रक्त कण में नहीं पाया जाता है, नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीआर को सर्वप्रथम किसने देखे थे। तो कल के क्लास में हम लोग बताए थे कि ईपीआर को सर्वप्रथम जो है कि गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने देखे थे और इसके बाद जो है कि पोटर, केथ पोटर इनका नाम था, पूरा नाम केथ पोटर। तो सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक देखे थे तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक। तो यहाँ ए गार्नियर, बी रॉबर्ट हुक, सी लैमार्क और डी ट्रिविरैनस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा गार्नियर। तो ईपीआर को सर्वप्रथम किसने देखे थे तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने देखे थे। इसके बाद जो है कि किसने देखे थे तो केथ पोटर। तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने ईपीआर को सर्वप्रथम कब देखे थे तो ईपीआर को सर्वप्रथम देखे थे 1897 ईस्वी में देखे थे। तो इसमें कौन सा 1897 ईस्वी है, जिसमें 1897 बी हो जाएगा। केथ पोटर नाम आ गया यहाँ पर। तो केथ पोटर कब देखे थे तो 1945 ईस्वी में देखे थे। तो 1945 इसमें कौन सा है तो ये 1945। तो केथ पोटर नामक वैज्ञानिक ने ईपीआर को सर्वप्रथम कब देखे थे तो 1945 ईस्वी में देखे थे और गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने कब देखे थे तो 1897 ईस्वी में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अंतःप्रद्रव जालिका नाम किसने दिए थे। तो अंतःप्रद्रव जालिका का नाम किसने दिए थे, देने वाले वैज्ञानिक। तो खोज करने वाले वैज्ञानिक कुछ और होते हैं और जो है कि नाम देने वाले वैज्ञानिक कुछ और होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे घरों में या पास पड़ोस के घरों में या किसी भी घर में छोटे बच्चे का जब जन्म होता है
तो जन्म के कुछ दिनों के बाद जो है कि उसका नामकरण किया जाता है, और जो है कि नामकरण करने के बाद जो है कि उस बच्चे को उस नाम से बुलाया जाता है। तो उसी तरह से जो है कि अंतःप्रद्रव जालिका का खोज सर्वप्रथम जो है कि गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने किए, लेकिन ये जो है कि इसका नाम जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बताए थे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिए थे? तो केथ पोटर। तो केथ पोटर कौन सा ऑप्शन ये है? तो अंतःप्रद्रव जालिका नाम किसने दिए थे? तो ये पोटर, इनका पूरा नाम था केथ पोटर। तो केथ पोटर नामक वैज्ञानिक ने जो है ये कनाडा का रहने वाले थे, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पेरिस के रहने वाले थे। गार्नियर पेरिस के रहने वाले थे, और ये पोटर जो है कनाडा का। हम लोग पिछले क्लास में जो है कि विस्तार से इसके बारे में चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, अंतःप्रद्रव जालिका का नामकरण कब किया गया था? तो नामकरण जो है कि 1953 ईस्वी में किया गया था। खोज जो हुआ 1945 में हुआ, नामकरण कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। और नामकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो केथ पोटर थे। केथ पोटर कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? तो कनाडा के रहने वाले वैज्ञानिक थे। गार्नियर कहाँ के रहने वाले थे? तो पेरिस के रहने वाले थे। तो ये हो जाएगा 1953। ईपीआर कितने झिल्ली, कितने मेम्ब्रेन का बना होता है? तो ईपीआर जो है हम लोग फिगर देखे थे, या फिर से जो है कि पुनः फिगर देख लेते हैं कि यहाँ जो है कि ईपीआर, तो यही फिगर जो है कि ईपीआर का है। तो ये डबल झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं और ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। और ये जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन को जो है कि हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने मेम्ब्रेन का, कितने झिल्ली का बना होता है? तो दोहरी झिल्ली का बना होता है। और इसका जो नली होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी कहते हैं, और बीच वाला जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन कहते हैं। तो ये हो गया ल्यूमेन। तो ईपीआर कितने झिल्ली, कितने मेम्ब्रेन का बना होता है? तो ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल लेयर। ईपीआर डबल मेम्ब्रेन, ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो ईपीआर बना होता है, तो इसके पहले भी बताए थे कि जनरल जो कोशिकांग होते हैं ये लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन का बना होता है। तो ये लिपोप्रोटीन दो भाग होता है। लिपो मीन्स होता है लिपिड, और प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटीन। तो लिपो मीन्स हो गया लिपिड, और इसको वसा भी कहते हैं, और प्रोटीन मीन्स होता है प्रोटीन होता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन होता है, दो ही झिल्ली का बना होता है, और यह झिल्ली जो है किस चीज का बना होता है? तो लिपोप्रोटीन का बना होता है। इट मीन्स लिपिड या फैट, और दूसरा कंपोनेंट जो होता है प्रोटीन होता है। तो लिपिड और प्रोटीन मिलकर लिपोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, और डी में ए और बी दोनों ऑप्शन है। तो हम लोग कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसके पहले जो है कि कल क्लास में ही बताए थे कि जब प्रोटीन लिपिड के साथ जब मिलता है तो लिपोप्रोटीन कहते हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट के साथ प्लस यदि कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज से बना होता है?
तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन किस चीज से बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। यह लिपोप्रोटीन बना होता है तो लिपिड से भी बना होता है और प्रोटीन से भी बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये। इसके बाद अंतःप्रद्रव जालिका का दूसरा नाम क्या है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि कोशिका को एक निश्चित आकृति देता है। हम लोग जानते होंगे या कल बताए थे कि कोशिका को एक निश्चित आकृति किसके द्वारा मिलता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और निश्चित आकृति मिलने के कारण जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। तो साइटोस्केलेटन भी इसका नाम है, दूसरा इंडोस्केलेटन भी नाम है, और ये एक्सोस्केलेटन इसका नाम नहीं है। तो ए और बी यानी ये हो जाएगा। ये कोशिका को एक निश्चित आकृति किसके द्वारा मिलता है? तो अभी जस्ट बताए हैं कि कोशिका को एक निश्चित आकृति किसके द्वारा मिलता है? तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा मिलता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गोल्गी बॉडी नहीं होगा, ईपीआर होगा, केंद्रक नहीं होगा, तो ये हो गया ईपीआर हो गया। इसके बाद जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम कोशिका के अंदर जो है कि 4 स्थान होता है जहां पे राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये 4 जगह पे पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो पहला जो हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो हो गया केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उस तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है। तो ये केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। और ये तीसरा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा कहाँ होता है? तो हम लोग उसको लवक कहते हैं, प्लास्टिड्स। तो ये प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जिसको हिंदी में लवक कहते हैं। तो कोशिका के अंदर ये 4 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें राइबोसोम जो है कि पाया जाता है। पहला ईपीआर, और ईपीआर पाए जाने के कारण, ईपीआर पे राइबोसोम पाए जाने के कारण ईपीआर को 2 भागों में, यानी ईपीआर जो होता है ईपीआर, इसका 2 भाग, स्मूथ ईपीआर और रफ ईपीआर। तो स्मूथ ईपीआर, तो यहां जो है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और यहां जो है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईपीआर पे जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो यहां राइबोसोम पाया जाता है। तो पहला ये हो गया कि राइबोसोम कहां पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर 4 कोशिकांग हैं जहां पे राइबोसोम पाया जाता है। तो वह 4 जगह कौन कौन सा है? 4 कोशिकांग कौन सा है? तो पहला हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड्स या लवक हो गया,
तीसरा केंद्रक द्रव हो गया और चौथा हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का, जिसे जो है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम REPR और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SEPR। तो स्मूथ पर नहीं पाया जाता है और ये रफ पे जो है कि राइबोसोम पाया जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि राइबोसोम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सभी, तो इसमें हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है कि मेनली राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस मुख्य रूप से जो है कि राइबोसोम के द्वारा होता है। और ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। इसलिए जो है कि प्रोटीन का सिंथेसिस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाने के कारण राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि इस पे राइबोसोम होता है और उसी राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी जो हो गया राइबोसोम और डी हो गया, तो ये ऑप्शन ए और बी। तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा नहीं होता है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट मीन्स इस पे राइबोसोम वर्तमान है और राइबोसोम वर्तमान होने के कारण जो है कि इसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा संश्लेषण होता है। तो कल के क्लास में बताए थे कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड का सिंथेसिस होता है। इसके बाद जो है कि एंजाइम का सिंथेसिस होता है। इसके बाद जो है कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लिपिड। और लिपिड को ही फैट कहते हैं। ये लिपिड का दूसरा नाम क्या होता है? फैट होता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो होता है कि लिपिड का सिंथेसिस होता है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, और तीसरा जो होता है एंजाइम। तो इस चीज का जो है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कि निर्माण करता है। और इसमें ऑप्शन में जो है कि ए लिपिड है, बी फैट है, तो लिपिड को ही फैट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन आ गया क्वेश्चन कि ग्लाइकोप्रोटीन बना होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज का बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। और किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन का। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। मनुष्य के शरीर के किस अंग में विषैले पदार्थों का विषहीन पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है? तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, इन सभी अंगों के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया नहीं होता है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में एक अंग होता है, उस अंग को जो है कि हम लोग लीवर या यकृत कहते हैं। तो हिंदी में यकृत कहते हैं और इंग्लिश में लीवर कहते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है और इसका भार लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। यह तो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और इसी लीवर में यकृत में जो है
कि डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है। तो पूरे यकृत के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया नहीं होती है, बल्कि यकृत में एक प्रकार का कोशिका, और उस कोशिका में जो है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिका है तो कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, तो इन सभी के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है, बल्कि कोशिका में जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है। तो पहला हो गया कि यकृत मनुष्य के या किसी भी जीव जंतु के शरीर में किस अंग के, यदि अंग पूछा जाएगा कि किस अंग के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, तो आंसर यकृत देंगे। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, तो ये हो जाएगा यकृत या इसका लीवर। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि यकृत कोशिका में वर्तमान कौन सा कोशिकांग है जिसके द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है, तो वो हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शायद क्वेश्चन होगा, तो यकृत के कोशिका के किस कोशिकांग के द्वारा विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, तो वह कौन सा कोशिकांग हो जाएगा, तो ये कोशिकांग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया होती है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सिस्टर्नी पाया जाता है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन जो कल जो है कि हम लोग थ्योरी पढ़े थे, तो सिस्टर्नी बताए थे कि सिस्टर्नी हमारे कोशिका या किसी भी जीव जंतु के शरीर का जो कोशिका होता है उन दो कोशिकाओं में जो है कि सिस्टर्नी पाया जाता है। पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो होता है गोल्गी बॉडी। लेकिन गोल्गी बॉडी का सिस्टर्नी जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्नी होता है वह एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। तो सिस्टर्नी पाया जाता है, तो सिस्टर्नी किस में पाया जाता है, तो ईपीआर में भी पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, तो गोल्गी बॉडी में भी पाया जाता है। तो सिस्टर्नी पाया जाता है ईपीआर, गोल्गी बॉडी, केंद्रक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सिस्टर्नी, ईपीआर, गोल्गी बॉडी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ईपीआर कितने प्रकार का होता है, अभी जस्ट बताए थे कि ईपीआर कितने प्रकार का होता है। तो ईपीआर दो प्रकार का होता है, जिसे स्मूथ ईपीआर, दूसरा रफ ईपीआर होता है। रफ ईपीआर पे जो है कि राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ ईपीआर पे जो है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है। रफ ईपीआर के द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, स्मूथ ईपीआर के द्वारा फैट, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम का सेक्रेशन होता है। जिसके पहले हम लोग जस्ट देखे थे। तो ईपीआर कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। ये कौन सा कोशिकांग कोशिका को शक्ति प्रदान करता है, तो जो कोशिकांग जो है कि कोशिका का कोशिकीय कंकाल कहलाता है, या जिस कोशिकांग को कोशिका का कोशिकीय कंकाल कहा जाता है, वही कंकाल जो है कि कोशिका को शक्ति प्रदान करता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोशिका का कोशिकीय कंकाल किसे कहा जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है।
और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कोशिकीय कंकाल कहे जाने के कारण यह कोशिका को शक्ति भी प्रदान करता है। तो कौन सा कोशिकांग कोशिका को शक्ति प्रदान करता है? तो ईपीआर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर उपस्थित कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन के स्थान को निश्चित करता है? तो ये ईपीआर कोशिका विभाजन में जो है कि केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। हम लोग कल भी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे कि कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग का विभाजन नहीं होता है, बल्कि जो है कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है और केंद्रक का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव विभाजन प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यानी कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म विभाजन की प्रक्रिया को कोशिका द्रव विभाजन की प्रक्रिया को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम जो है कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है, और जब कोशिका द्रव नहीं, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद जो है कि ये कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव विभाजन प्रक्रिया को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं और केंद्रक विभाजन प्रक्रिया को केंद्रक विभाजन प्रक्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। अब ये दोनों क्रियाएं पूर्ण होता है तब ये कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन के समय जो केंद्रक होता है उसको सही स्थानों पर लाने का कार्य कौन करता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसीलिए कहा जाता है कोशिका के अंदर उपस्थित कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका विभाजन के स्थान को निश्चित करता है? तो याद आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन, गार्नियर ने ईपीआर का नाम क्या दिया था? तो गार्नियर ने जो है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम इरगैस्ट्रोप्लाज्म दिए थे। क्या नाम दिए थे? तो इरगैस्ट्रोप्लाज्म। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने दिए थे? तो केथ पोर्टर नामक वैज्ञानिक। तो इरगैस्ट्रोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्नियर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसके पहले जस्ट बताए हैं कि गार्नियर कहाँ के रहने वाले थे। तो गार्नियर पेरिस के रहने वाले, और पोर्टर कहाँ के रहने वाले? तो कनाडा के रहने वाले वैज्ञानिक थे ये। ईपीआर की संरचना होती है, तो ईपीआर की संरचना कैसा होता है? नली के समान नेट लाइक स्ट्रक्चर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे जो है कि हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नली के समान, जाली के समान, नली तथा जाली के समान, तो ये दोनों होता है। यह क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। अब जो है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैनल जो है कि अच्छा लगा होगा, और हम लोग पुनः जो है कि कल दूसरे टॉपिक राइबोसोम कल जो है कि राइबोसोम के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये राइबोसोम क्या होता है। ओके, बाय।